जो लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं या फिर मेरा ये वीडियो किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं, वो मेरा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को ज़रूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं, तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए आज के सियासी तमाशे के सफर को शुरू करते हैं। भारत के इस मौजूदा सियासी माहौल में समझने वाली बात यह है कि मुल्क की आबादी की 20% नुमाइंदगी करने वाली मुसलमान कौम दिमागी तौर से इतनी कमजोर कैसे हो गई कि उल्लू बनाए जाने की साजिश को भी नहीं समझ पा रही है। कुछ जानकारों का मानना है कि भारत की मुस्लिम कम्युनिटी के पास अपना कोई कॉमन नेशनल लीडर नहीं है, इसीलिए पूरी मुस्लिम कौम पिस रही है और जमकर बेवकूफ बनाई जा रही है। चाहे वो वक्फ बोर्ड की जमीन का खेल हो या मोहन भागवत के मस्जिद मदरसे जाने का तमाशा या पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर करी जा रही छापेमारी के खिलाफ हो रहे प्रोटेस्ट में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जाने की फर्जी खबर पर गोदी मीडिया का तमाशा। सारा खेल 2024 के चुनाव की तैयारियों से जुड़ा हुआ है। वैसे आप लोग को बता दूं कि मोहन भागवत अगस्त के आखिरी में दिल्ली के झंडेवाला के आरएसएस के हेडक्वार्टर में 5 मुस्लिम नेताओं से पहले ही मिल चुके थे। इनमें फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर SY कुरैशी भी शामिल थे। अब कुछ दिनों पहले मोहन भागवत मदरसे में गए, मस्जिद में गए, बड़ी बड़ी बातें कही। दरअसल अगस्त के आखिरी में चोरी छिपी हुई बैठक का मकसद मुसलमानों के मुद्दे जानना और उन पर आरएसएस की सोच बताना था। अंदर की खबर है कि जल्द ही आरएसएस के झंडे तले मुसलमानों का एक बड़ा सम्मेलन होने वाला है। थोड़ा समझने की कोशिश करें कि ये कौन सा सियासी तमाशा चल रहा है। इधर बीजेपी सरकार वक्फ की जमीनों पर नजर गड़ाए बैठी है और उधर आरएसएस आग बुझा रही है। मतलब पूरा तमाशा यही है कि साहिब ने ठान ली है कि 2024 में भी मुल्क को हिंदू मुसलमान करके ही उल्लू बनाएंगे। इधर आरएसएस को पता है कि तीसरी बार ये करामात आसान तो नहीं होगी, सो डैमेज कंट्रोल कर लो। ये ठीक उत्तर प्रदेश में जीत के बाद फ्री राशन देने के वादे जैसा है जो अब बंद हो चुका है। खैर, मुल्क का पूरा सिस्टम मीडिया से लेकर जुडिशियरी तक सब जब इंडस्ट्रियलिस्ट की जेब में कैद हों तो सिर्फ मुसलमानों को ही नहीं, पूरे मुल्क को बेवकूफ बनाकर हर काम आसान किया जा सकता है। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि करीम भाई खोजा की जिस जमीन पर आज मुकेश अंबानी का 27 मंजिला घर एंटीलिया खड़ा है, वहां कभी अनाथालय हुआ करता था। तो दोस्तों, मुकेश अंबानी की जेब में ये वक्फ की जमीन कैसे आई, इसे भी थोड़ा समझ लें। दरअसल अनाथालय की जमीन को मुकेश अंबानी की कंपनी एंटीलिया कमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड ने 21 करोड़ रुपए में खरीदा था, जबकि उस वक्त उस जमीन की कीमत ही 150 करोड़ रुपए थी। मतलब ऑल्ट माउंट रोड पर मौजूद बेहद कीमती जमीन मुकेश अंबानी को बेहद सस्ते दाम में मिल गई। अनाथालय चलाने वाले खोजा ट्रस्ट ने मुकेश अंबानी को इतनी महंगी जमीन क्यों इतने कम दाम में बेच दी, इसे समझना बेहद आसान है। दरअसल जब सिस्टम आपका गुलाम हो तो महज कुछ सालों में दुनिया का दूसरा अमीर शख्स भी बना जा सकता है। यह जमीन हासिल करना तो कुछ भी नहीं है। अब क्योंकि वक्फ बोर्ड ने मुकेश अंबानी को जमीन देने का विरोध किया था, इसीलिए अनाथालय चलाने वाले ट्रस्ट ने मुंबई के चैरिटी कमिश्नर से इजाजत मांगी। चैरिटी कमिश्नर ने चैरिटी दिखाते हुए तुरंत खरीद बिक्री की इजाजत दे दी।
जमीन अंबानी के जेब के अंदर पहुंच गई। आपको बता दूं कि जिस वक्त अंबानी ने अनाथालय की जमीन खरीदी थी, उस वक्त मुल्क में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार हुआ करती थी। प्रमोद महाजन तब प्राइम मिनिस्टर ऑफिस और अंबानी के बीच मैसेंजर हुआ करते थे। प्रमोद महाजन ने ही अटल बिहारी वाजपेयी से धीरू भाई अंबानी को भारत रत्न देने की सिफारिश भी करी थी। बदले में अंबानी ने भारतीय जनता पार्टी को 100 करोड़ फंड देने की पेशकश करी थी। खैर, बाद में चैरिटी कमिश्नर के इस फैसले को कोर्ट में चैलेंज भी किया गया, लेकिन बात हाथ से निकल चुकी थी। मामला फिलहाल सुप्रीम कोर्ट की एक स्पेशल बेंच के पास है। इसी मामले में भारत के अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल हाजिर होना चाहते थे, लेकिन कोई है जो चाहता है कि वेणुगोपाल इस मामले में हाजिर ना हो। परेशान होकर वेणुगोपाल ने 2 लेटर्स भी लिखे सुप्रीम कोर्ट को, लेकिन कुछ होता हुआ नहीं दिख रहा। वहीं दूसरी तरफ अभी का सियासी तमाशा यह है कि भारत के सबसे बड़े बैंक घोटाले के आरोपी को 2 दिन पहले गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन पिछले 2-3 दिनों से न्यूज चैनलों पर पीएफआई पर छापेमारी की खबर और इस छापेमारी के खिलाफ हो रहे प्रोटेस्ट में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों की खबरें चल रही हैं। देश का सबसे बड़ा बैंक घोटाला न्यूज चैनलों के लिए अहम नहीं है, इनके लिए पीएफआई ज्यादा अहम है, क्योंकि वो उनके हिंदू मुसलमान के एजेंडे में फिट बैठता है। पहले पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे की हकीकत जानते हैं दोस्तों, फिर देश का सबसे बड़ा बैंक घोटाले में हुई गिरफ्तारी की बात करेंगे। तो दोस्तों, देश भर में एनआईए यानी नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी और ईडी की तरफ से पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई पर हुई छापेमारी के खिलाफ 23 सितंबर को पुणे में प्रोटेस्ट हुआ था। पीएफआई ने यह प्रोटेस्ट पुणे में कलेक्टर ऑफिस के बाहर किया था और इस प्रोटेस्ट को लेकर टाइम्स नाउ ने खबर चलाई कि पीएफआई के प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। न सिर्फ टाइम्स नाउ बल्कि न्यूज एजेंसी एएनआई, रिपब्लिक, नई दुनिया और लोकमत ने भी ये खबर चलाई। खैर, मीडिया में बताई इस इंफॉर्मेशन के बिल्कुल ऑपोजिट पुणे पुलिस ने ऐसी किसी भी नारेबाजी से इनकार किया है। इस प्रोटेस्ट के वक्त मौजूद कई पुलिस ऑफिसर्स ने तमाम न्यूज वेबसाइट को बताया कि पीएफआई के मेंबर्स ने जिंदाबाद जिंदाबाद पॉपुलर फ्रंट जिंदाबाद का नारा लगाया। उनके नारों में पाकिस्तान का जिक्र कहीं नहीं था। बंड गार्डन थाने के पुलिस सुपरिटेंडेंट प्रताप मानकर के मुताबिक किसी ने भी पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा नहीं लगाया था। यह पूरी तरह से झूठ है। पॉपुलर फ्रंट जिंदाबाद का नारा लगाया गया था। बंड गार्डन थाने के ही एक दूसरे पुलिस ऑफिसर का कहना है कि यह पूरी तरह से फर्जी खबर है। कुछ चैनल्स हमारे शहर में पीस और हार्मनी को बिगाड़ने के लिए गलत खबरें फैला रहे हैं। उन्होंने सब कुछ अच्छे से जांच कर ये बात कही है। प्रोटेस्टर्स पाकिस्तान के फेवर में नहीं बल्कि पॉपुलर फ्रंट के फेवर में नारे लगा रहे थे। वहीं इस प्रोटेस्ट के दौरान मौजूद लोगों का कहना है कि पुलिस ने प्रोटेस्ट करने की इजाजत नहीं दी थी, तब भी तकरीबन 200 से 250 कार्यकर्ता कलेक्टर ऑफिस के बाहर इकट्ठा हुए थे, जिसमें प्रोटेस्टर्स जिंदाबाद जिंदाबाद, पॉपुलर फ्रंट जिंदाबाद और अल्लाहू अकबर के कुछ लोग नारे लगा रहे थे। 10 मिनट बाद पुलिस ने तकरीबन 40 लोगों को हिरासत में लेकर देर शाम उन्हें छोड़ दिया। वहां किसी ने भी पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे नहीं लगाए थे। खैर दोस्तों, इन फर्जी खबरों के आड़ में गोदी मीडिया ने एक बेहद अहम खबर गायब कर दी है, वो मैं आपको बता दूं। सीबीआई ने एबीजी शिपयार्ड लिमिटेड और उसके अध्यक्ष और मैनेजिंग डायरेक्टर रहे ऋषि कमलेश अग्रवाल के साथ दूसरे लोगों के खिलाफ बैंकों के एक कंसोर्टियम को 22,842 करोड़ रुपए से ज्यादा का धोखा देने के इल्जाम में मामला दर्ज किया था। 2 दिन पहले ऋषि कमलेश अग्रवाल की गिरफ्तारी कर ली गई है। यह सीबीआई की तरफ से दर्ज सबसे बड़ा बैंक धोखाधड़ी का मामला है। एबीजी शिपयार्ड के मामले में मोदी सरकार साफ साफ झूठ बोलती रही है कि यह घोटाला यूपीए की सरकार के दौरान का है। सच्चाई तो यह है कि फोरेंसिक ऑडिट से पता चला है कि साल 2012 और 17 के बीच आरोपियों ने मिली भगत करी और अवैध एक्टिविटीज को अंजाम दिया, जिसमें पैसे का गलत इस्तेमाल और क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट यानी विश्वासघात शामिल है। इस कंपनी का लोन 2017 में ही एनपीए हो गया था। उसका मामला जानबूझकर 5 साल तक लटका कर रखा गया। लोन देने वाले बैंकों के कंसोर्टियम की अगुवाई आईसीआईसीआई बैंक कर रहा था।
लेकिन सीबीआई से शिकायत के लिए एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को आगे कर दिया गया, जबकि एबीजी को दिए गए कुल लोन में आईसीआईसीआई बैंक का हिस्सा तकरीबन 1/3 यानी 1/3 है। इसीलिए कायदे से आईसीआईसीआई बैंक को रिपोर्ट दर्ज करानी चाहिए थी, लेकिन उसने एसबीआई को आगे कर दिया। भारत में जब तक लोगों को यह बात समझ में नहीं आएगी कि ऐसे फाइनेंशियल घोटाले मुल्क की इकोनॉमी को पीछे धकेलने की सबसे बड़ी वजह है और ये किसी दूसरी चीज से ज्यादा अहम है, तब तक कुछ नहीं हो सकता है। और अफसोस की बात यह है कि बिकाऊ न्यूज चैनल्स ऐसा नहीं होने देंगे। इसीलिए 2024 के चुनाव के लिए हिंदू मुसलमान तमाशे की जमीन तैयार करी जा रही है। जितना रुपया गिरेगा उतना मुसलमानों की गिरफ्तारी बढ़ेगी, जितना विकास लापता होगा उतना मुसलमान औरतों के रेपिस्ट जेल से छोड़े जाएंगे, जितनी भूखमरी बढ़ेगी उतने विधायकों को खरीद करके एक खास सियासी दल की सरकारें बनेंगी। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी दूसरे नए सियासी तमाशे के साथ। जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो और दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं, तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना हरगिज नहीं भूलें। आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। मेरा ट्विटर हैंडल है @arshi_aziz khan। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।